दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले 2 वीडियोस में आपको दे चुका हूं जिसमें आज की कुछ बड़ी खबरें हैं, निफ्टी के ऊपर बातचीत की है और उन बड़ी खबरों का इन्वेस्टर कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर स्टडी की जा सकती है, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया है। अगर आपने देखा नहीं तो आप इनको जरूर से देख लेना। यूएस के बाजार के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखो, डाउ जोन्स अभी न्यूट्रल है, कोई तेजी मंदी यहाँ पे नहीं है। नैस्डैक भी न्यूट्रल, फैंग भी न्यूट्रल और साथ में ब्रेंट को देखें तो ब्रेंट अभी ऊपर है। देखो इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है यूएस को इसका नेगेटिव, क्योंकि यूएस अब नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। तो जितना प्राइस बढ़ेगा यूएस के लिए फ़ायदा है, ईरान के लिए फ़ायदा है। तो अल्टीमेटली इसी वजह से यूएस और ईरान वॉर को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। जस्ट ये दिखा रहे हैं कि हम कुछ अग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रपोजल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो क्रूड का प्राइस जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छा है। अब देखो, बिना किसी अटैक के, बिना किसी की जान गए अगर क्रूड ऊपर है तो वाई नॉट। ये उनका फंडा है कि अटैक भी नहीं कर रहे, कुछ डैमेज भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ टारगेट जो उनके अचीव करने हैं वो भी अचीव नहीं हो रहे, लेकिन क्रूड का प्राइस तो ऊपर है ना, तो चलो उसको ऊपर रहने देते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तेलों को महंगे प्राइसेस में और अपनी कंट्री का फ़ायदा करवाते हैं। तो ये कोशिश यहाँ पे है और इसका जो डैमेज है वो इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। एक्चुअली इकोनॉमिकल देखें तो यहाँ पे वॉर इंडिया वर्सेस हम बोल सकते हैं यूएस ईरान है, या जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो भी ये एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को डेफिनेटली यहाँ पे नुकसान पहुँचा रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेंट ऊपर है। और गोल्ड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड की इतनी बात हो चुकी है पिछले 2 वीडियोस में। पीएम मोदी ने अपील भी की थी, रिक्वेस्ट की थी, और मैंने आपको कहा था कि ज्वेलरी में डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, स्टॉक्स नीचे आएंगे बट उसमें भी इन्वेस्टर्स बेनिफिट उठाएगा। लेकिन इंटरनेशनल प्राइजेस में इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक डिमांड सच में कम नहीं होती है। बातों से कुछ होगा नहीं, बातों से तो इंडियन स्टॉक्स से रिएक्शन देंगे, इंडियन गवर्नमेंट की जो भी कमेंट्री होगी उसके बेसिस पे। लेकिन इंटरनेशनल जो डॉलर का प्राइस अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो उसके लिए आपको डिमांड को कम करना पड़ेगा। मोदी जी ने जैसे रिक्वेस्ट की है वो रिक्वेस्ट जनता को माननी पड़ेगी। 50% जनता भी मान जाती है तो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा होगा या नहीं होगा वो वक्त बताएगा। पिछली सरकार के अंदर, यानी कांग्रेस की सरकार के अंदर 2013 में भी सेम अपील की गई थी, उसमें जनता को फ़र्क नहीं पड़ा तो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए थे, नीचे गए थे एक बार लेकिन उसके बाद में ऊपर गए थे। तो उसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं ताकि आप बेटर काम कर सके, मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग कर सके रिटर्न्स को निकालने के लिए। एफआईस की सिचुएशन को देखते हैं आप। एफआईस ने दोस्तों माल बेचा है 11 तारीख को 8,000 यानी $1 बिलियन के आसपास का। एफआईस तो बिलियन ऑफ डॉलर्स निकालते जा रहे हैं इंडिया से, डॉलर ये लेके आते हैं और अब डॉलर जा रहा है इंडिया से। इम्पैक्ट होगा इसका, रुपीज़ में डिक्लाइन होगी, रुपीज़ वैसे भी आज गिर चुका है। रुपीज़ के चार्ट को भी देखते हैं टेक्निकली थोड़ा सा और डिटेल में। सिचुएशन अच्छी नहीं है और ब्रॉडर मार्केट के लिए वैसे भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब तक ट्रम्प है, जब तक ये सब चलता रहेगा, अभी बहुत अच्छा बेनिफिट ट्रम्प का अल्टीमेटली फंडा ये है कि बाकी कंट्रीज़ को नीचे करें और खुद की कंट्री को ऊपर करें। टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को रोक दिया, उससे भी क्या होता है, इंडिया को डैमेज होता और यूएस को फ़ायदा होता। अब वो चीज़ नहीं तो ये चीज़ सही कि किसी को डैमेज भी नहीं हो रहा है लड़ाई का, या फिर हम बोल सकते हैं जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव नहीं करने पड़ रहे। वेपन्स की भी प्रॉब्लम नहीं है कि वेपन्स को यूज़ करना पड़े तो वहाँ पे खर्चा है। बिना किसी खर्चे के क्रूड अगर ऊपर है तो क्यों नहीं। तो क्रूड को इसी वजह से ऊपर रखने की कोशिश है और यूएस ईरान के बीच में डायलॉग होते रहेंगे, लेकिन कोई आउटकम वहाँ पे नहीं निकलेगा। एफआईएस ने बेचा 8,000 करोड़ के आसपास का माल, डीआईएस ने 6,000 करोड़ के आसपास का माल लिया, यानी डीआईएस ने एफआईएस से कम बाइंग किया आज के दिन। अब कुछ खबरों को देख लेते हैं कि यूएस और ईरान के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, उसको चेक कर लेते हैं। देखो, ईरान ने क्लेम किया है कि ईरान ने भेज दिया है डीप रोमिंग सबमरीन इनटू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी ऐसे सबमरीन जो समुद्र के काफ़ी नीचे चलेगी और वो यूएस पे अटैक करेगी, यूएस का जो भी वहाँ पे जहाज होगा उसके ऊपर अटैक करेगी। साथ में आप देख सकते हैं ट्रंप की दो बातें, दो तरफा बातें, जिसमें यहाँ पे 8 बजे की न्यूज़ है कि ट्रंप रीस्टार्ट कर देगा प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसमें जहाज़ों को बचाएगा, ठीक है।
सेकंड, ट्रम्प बोलता है कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। तो सब ये बोल बचन है, बोलने की बातें हैं ताकि जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, जनता प्रोटेस्ट नहीं करे इसको लेकर कि ट्रम्प चाहता है, ईरान भी चाहता है, लेकिन एक्चुअली दोनों कंट्रीज चाहती है कि एक दूसरे पर अटैक भी ना करके कैसे तैसे क्रूड को ऊपर रखे, और वो चीज़ अभी हो रही है, तो वाई नॉट, उस तरह से यहाँ पे बेनिफिट निकाल रही है दोनों कंट्रीज। और कुछ न्यूज़ को देख लेते हैं। पाकिस्तान चाहता है एग्रीमेंट हो जाए, कोशिश जारी है उसकी। ट्रम्प क्लेम करता है कि हमारे पास में तो बहुत सारा ऑयल है, कोई दिक्कत नहीं है यूएस में, इसलिए ऑयल के प्राइस बढ़ा लो, हम तो बेचेंगे। साथ में आप देख सकते हैं ट्रंप ने वार्निंग दी है ईरान को कि अनसीन एक्शंस होगा, डील नहीं। ये वार्निंग तो चलती रहती है, हर 2 घंटे बाद ये वार्निंग आ जाती है, ठीक है। सो ये सिचुएशन है यूएस मार्केट के अंदर। अब दोस्तों इंडियन करेंसी को एक बार चेक कर लेते हैं, इसके टेक्निकल्स को एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब काफ़ी महंगा हो चुका है डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट में। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं, आज काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है, और आज की जो तेज़ी आई है वो कुछ इस तरह से थी, बड़ा प्राइस एक्शन, बड़ी जंप, उसके बाद में ऊपर ही टिका रहा और रेसिस्टेंस टच कर रहा है। सपोर्ट आप देखोगे, ये इंट्राडे का चार्ट है, ठीक है। सपोर्ट आप देखोगे ऊपर टच हुआ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, इट मीन्स ये ब्रेकआउट कर सकता है। अगर मैं डे चार्ट की बात करूँ तो डे चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो चुका है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से हम 98 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी तेजी हो सकती है और उस वजह से काफ़ी बड़ा डैमेज यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट ये है कि इंडिया की जो करेंसी है ना, वो यूएसडी के अगेंस्ट में ही बर्बाद नहीं हो रही है, वो 9 मेजर करेंसीज के अगेंस्ट में बर्बाद हो रही है। 25% एक साल में चली गई नीचे, बहुत बड़ी बात होती है। अब कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो डॉलर आपको देखने को मिलेगा, फिर ब्रिटिश पाउंड आपको देखने को मिलेगा, फिर यूरो आपको देखने को मिलेगा, जापानीज येन आपको देखने को मिलेगा, चाइनीज युआन आपको देखने को मिलेगा, कैनेडियन डॉलर भी आप देख सकते हैं, सिंगापुर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन। तो जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज हम बोल सकते हैं, उसके अगेंस्ट में रुपीस काफ़ी पिटा है। और इस वजह से सरकार को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि अब गेम हाथ से जा रहा है, जो भी पॉसिबल है वो कर रहे हैं। इनको डॉलर बेचना होता है, ये बेच देते हैं, 1-2 दिन संभाल लेते हैं। बैंक्स के ऊपर ट्रेड करने पे रोक लगा देते हैं, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर रोक लगा देते हैं कि आप यूएस में इन्वेस्ट मत करो। अब गोल्ड के ऊपर भी हो सकता है आगे चल के कुछ टैक्सेस बढ़ जाए। सो मेन गेम यही है, रुपीज़ अगर नहीं बचा तो फिर दिक्कत हो सकती है, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होगा ब्रॉडर मार्केट में। लेट्स सी कि सरकार इससे कैसे निपट पाती है। सो अब दोस्तों रिजल्ट के ऊपर आते हैं। फर्स्ट कंपनी अनंतराज, इसके रिजल्ट आए शाम को 6 बजे के आसपास। तो कल इसका इम्पैक्ट आप देखोगे स्टॉक प्राइस में 3-4% आज नीचे था मार्केट के प्रेशर की वजह से। बाकी हम क्या करते हैं, मार्जिन को देखते हैं सबसे पहले। तो मार्जिन है 26 से 25, थोड़ा सा कम हुआ है। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज में देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है, कैसे है। सो यहाँ पे जो कंपनी है इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है 24% के साथ में YoY बेसिस में। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है 20% के साथ में। कुछ अदर इनकम में पॉजिटिविटी देखने को मिली है, तब जाके प्रॉफिट रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ा है। डिविडेंड भी कंपनी ने रिकमेंड किया है छोटा सा। बाकी हम मेन पॉइंट पे आते हैं, स्टॉक का प्राइस हम देखें तो वो ऑल टाइम हाई से नीचे है। स्टॉक के प्रॉफिट को देखें, कंपनी के प्रॉफिट को मतलब, तो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, तो ये पॉजिटिव है इन्वेस्टर के लिए। सेकंड पॉइंट, अब क्यू बेसिस के रिजल्ट को देखते हैं। ये अभी के रिजल्ट है, 150 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने निकाला और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जो पेस है ग्रोथ का वो बना हुआ है, 20% की ग्रोथ के साथ में कंपनी चल रही है, पॉजिटिव। डेटा सेंटर के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। बीच में स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे स्टॉक पॉजिटिव हुआ, वापस स्टॉक नेगेटिव हो चुका है, और यहाँ से अगर ये पॉजिटिव होता है और अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस को लेता है तो 36% ऊपर इसका रेसिस्टेंस है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है यहाँ पे था, उससे ग्रेजुअली प्रॉफिट ऊपर जा चुका है, लेकिन वैल्यूएशन डिग्रेड हुई है कंपनीज की, तो उसकी वजह से स्टॉक अभी नीचे है। लेकिन नंबर्स को देखने जाए तो नंबर्स अच्छे हैं। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ के हिसाब से एक रियल एस्टेट कंपनी कम डेटा सेंटर कंपनी के लिए तो यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर मार्केट इसको पॉजिटिवली देखता है और ये जो लेवल है यहाँ से ऊपर जाके क्लोज करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा और स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद में सेकंड कंपनी को देखते हैं, सिरमा SGS। सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है और इसमें प्रॉफिट कैसे हैं, सेल्स कैसी है। देखो मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं,
कल इम्पैक्ट होगा इसका 6 बजे के आसपास किसके रिजल्ट आए थे। एक बार अपन प्रॉफिट एंड सेल्स के परसेंटेज को देख लेते हैं। सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 55% के साथ में बढ़ा है, 55% के साथ में ग्रोथ आई है। और इसमें और क्या क्या पॉइंट्स उसको देखते हैं कि 58% के साथ में ग्रोथ है रेवेन्यू में, और 55% के साथ में ग्रोथ है कंपनी की प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट सेल्स से थोड़ा सा कम है क्योंकि मार्जिन्स में थोड़ा सा दबाव इसमें देखने को मिला है। एबिटा देखें तो 62% के साथ में इंक्रीज कर चुका है। मार्जिन की बात करें तो वो फ्लैट है, ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा डिप है बेसिस पॉइंट्स में, लेकिन वो 12% के आसपास है। और साथ में जो कमेंट्री है वो देखना इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जो केन्स के पास में नहीं है। केन्स में दिक्कत चल रही है इसी बात की, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब जाके केन्स अभी 50-40% नीचे है, लेकिन ये अपने बॉटम से 100-150% ऊपर आ चुका है। प्लस वर्किंग कैपिटल जो डेज है उसके अंदर डिसिप्लिन है, साइकिल यानी पैसे आते हैं अटकते नहीं है कहीं पे। वर्किंग कैपिटल यानी जो डेली काम काज है वो उसके लिए कैपिटल है कंपनी के पास में पर्याप्त। एक्सपोर्ट 41% के साथ में ग्रो कर चुके हैं, 1200 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर चुके हैं, ये अच्छी बात है। साथ में अच्छी न्यूज़ ये भी है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए अच्छी गाइडेंस दी है। परसेंटेज बेसिस पे दी नहीं अभी, कल देखते कौन कौन में कुछ मिले तो सही बात है। बाकी स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव कंपनी ने लिए हैं डिफेंस में, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब कंपनी देखो एंट्री कर रही है पीसीबी इकोसिस्टम के अंदर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। तो फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ग्रोथ प्लेटफॉर्म कंपनी सेट कर चुकी है, और उसके आगे यानी 27 के आगे भी कंपनी अच्छा करेगी, ऐसा कंपनी का मानना है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न देखे तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर यहाँ पे एक स्विंग निकला, उसके बाद में ब्रेकआउट के बाद में तेजी बनी है, तो कितनी बनी 32% की। फिर यहाँ पे एक स्विंग निकला है और ब्रेकआउट के बाद में तेजी बनी है, तो कितनी बनी है 22% की। हो सकता है 10-15% की तेजी और बाकी हो, तो ट्रेडर उसी वजह से प्ले कर सकते हैं अगर कल इसमें तेजी आती है तो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है। तो देखते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन इनकी काफ़ी ऊपर होती है तो रिजल्ट अच्छे आने की ही एक्सपेक्टेशन की जाती है। तो लेट्स सी कि कल कैसा एक्शन होगा। स्टॉक अभी अच्छे ट्रेंड में है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। पिछले 2 वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।